गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो ऑन करो अपना। हेलो सर। सर मेरा वीडियो चंद्रमोहन, चंद्रमोहन, चंद्रमोहन सुनाई दे रहा है? निखिल सिंह, हाँ ऑन करो। अनुष्का राज ऑन है। मोहित राज, मोहित राज, मोहित सुनाई दे रहा है? 8K मोहित। हाँ जाओगी ना नाने? हो गया। आद्या, जाओगी ना नाने? आद्या सिंह 8K। आद्या सिंह 8K। जो जवाब नहीं देगा उसको रिमूव कर देंगे। आद्या सिंह 8K। छुई और हाथ धो लो। चलो एक को रिमूव कर दिए। चंद्रमोहन, अरे बार बार ऑफ क्यों जा रहा है? चंद्रमोहन, चंद्रमोहन, पूजा, पूजा, हाँ चलो ठीक। ये कौन है? सूफिया 8B। यस सर कर रहे हैं। पिछले वीक में इसमें से कौन कौन लोग टेस्ट दिए थे? टेस्ट में अपीयर हुए थे? सर हम दिए थे। सर दिए थे। यस सर मैं भी दी थी। हाँ यस सर मैं भी दिए थे। और ऐसा भी कोई है जो नहीं दिया था? सर हम नहीं दिए थे। नाम बोलो। आदित्य, ऋतिक। सर हम दिए थे। ऋतिक, क्यों नहीं दिए थे जी? सर हाँ क्या प्रॉब्लम सर था? मोबाइल खराब हो गया था। अच्छा मोबाइल खराब हो गया था। ठीक है ओके। सर कि मिधत कौन है? मिधत 8B, उसका भी ऑफ है। पूजा का भी अभी तक ऑफ ही आ रहा है। सर ऑन तो किए थे। हाँ बस दिखाने के लिए ऑन हो गया। ऑन रखना है। मैसेज नहीं पढ़ते हो लोग? ये मिधत कौन है? मिधत साना है, क्या नाम है इसका? ऑन, इसका ऑफ है अभी तक। तो किस किस को कितना कितना मार्क्स आया था? 20 मेरा में 20। कौन है? मेरा 20 आदित्य राजेट के। हाँ, और किसी को 20 आया था? जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से किसी को 20 आया था? एक तो इसको आया था 8B में, एक बच्चे को आया था। सर एक 8K भी आया था सर आदित्य राजेट के 20। शिव प्रकाश जी कौन है? शिव प्रकाश, शिव प्रकाश सुनाई दे रहा है? ये क्या मैसेज किया है? 1820। अच्छा मार्क्स अपना मैसेज किए हो? यस सर। नितिन कुमार, क्या दिक्कत है भाई तुमको? सर वीडियो ऑन नहीं कर सकते। क्यों? मेरा वेब कैमरा खराब है। लैपटॉप से कनेक्ट हो? यस सर। अच्छा। श्रेया कुमारी? नो सर। नहीं अपियर हुए थे अभी। अब ये लास्ट लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्ट करेंगे आज पोल्यूशन ऑफ एयर फर्स्ट टर्म का। उसके बाद फिर टेस्ट ही टेस्ट होगा, तो अच्छे से तैयारी करके देना है। इस बार तो बहुत लोग का टाइम आउट हो गया, मतलब समय उनको नहीं मिल पाया
तो टेस्ट में अपीयर होने के लिए याद रखोगे कि सिर्फ नॉलेज ही, कंटेंट का नॉलेज ही होना जरूरी नहीं है, साथ साथ रूल्स रेगुलेशन जो है उसको भी फॉलो करना है। तो आपको मान लो सब आता है, सब बना दिए, लेकिन टाइम आउट हो गया, बहुत सारे बच्चों का आया, 8 आई के 2-3 बच्चों का आया, 8 के का भी किसी का आया था कि सर हमारा तो सर नहीं दिखा रहा। सर 2-3 बार भेज दे रहा था कोई। हाँ, तो वो तो हम दिखा दिए थे, और वो भी नहीं करना। अगले बार से खैर आपको ऑप्शन ही नहीं रहेगा 2-3 बार भेजने को। अगले बार से जीमेल अकाउंट यूज करना। आपके पास जीमेल अकाउंट है ना घर पे, अपना या पेरेंट्स का? क्योंकि आजकल सारे एंड्रॉइड फोन में जीमेल अकाउंट होता सर मेरा है। हाँ, सबका, जिसका नहीं है वो भी लोग बना लोगे, क्योंकि जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। अगले बार से जीमेल अकाउंट डालना होगा सबको, ईमेल अकाउंट की जगह पे। इस बार तो ईमेल का हम ऑप्शन नहीं डाले थे, लेकिन अगले बार से रहेगा, ताकि वो डुप्लीकेट एंट्री कोई नहीं भेज सके। और कुछ लोग क्या करते हैं, चालाकी करते हैं, फेक एंट्री भेज देते हैं, कुछ भी नाम डाल दिए, डाल दिए, एडमिशन नंबर कुछ भी फेक डाल दिए। तो उसको ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट दे रहे हो तो हम उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। हर एक एंट्री को जैसे ही आता है, सबमिट होता है, वैसे ही हमको दिख जाता है कि कौन क्या क्या भेजा है, उसको सीधे डिलीट कर देते हैं हम। अगर कोई फेक डालता है, जैसे कुछ भी XYZ टाइप कर दिया, एडमिशन नंबर में 1 2 3 4 5 6 टाइप कर दिया, तो उसको उसी समय डिलीट कर देते हैं, उसका रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। इसलिए वो सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब ध्यान देना है। चलो हम लोग अब स्टार्ट करते अपना आज का लेक्चर। तो हम लोग का स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या दिखाई दे रहा है? यस सर। पोल्यूशन ऑफ एयर, ठीक है? यस सर। अच्छा, कोई अभी रेडमी के नाम से आ रहा है रिक्वेस्ट एडमिट करने के लिए, तो हम कई बार 4 सप्ताह से लगातार बता रहे हैं कि अगर आप रिनेम नहीं किए रहेंगे तो आपको एडमिट करने को नहीं मिलेगा। और पिछले सप्ताह से हम स्ट्रिक्ट हो गए, इसलिए तो जो भी कर रहा है, आपके जो भी दोस्त बंधु हैं, बाद में पता चल ही जाएगा कि कौन है, तो उनको बता दीजिएगा कि बिना रिनेम किए एंट्री नहीं मिलेगी। अभी तक वो वेटिंग लिस्ट में है और वेटिंग लिस्ट में ही रहेगा। पोल्यूशन ऑफ एयर, ये तो टॉपिक जो है ये 3-4 से आप पढ़ते आ रहे हो, है ना? इसके पहले पढ़े हो ना पोल्यूशन ऑफ एयर? यस सर। क्या होता है पोल्यूशन, कोई बताओ तो एक आदमी। Sir, the mixing of unwanted, undesirable substances in any composition. वेरी गुड। तो मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, unwanted substance in any useful substance pollutants in air is known as called। मान लो कि pollution of air। चावल में हम लोग भूसा मिला दिए, हस्क मिला दिए, राइस ग्रेन्स में हस्क मिला दिए, ये पोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? क्या? सुने, चावल के दाने हैं हमारे पास, मान लो 5 kg चावल है, और उसमें जो भूसा होता है ना, जब गाय भैंस को खिलाया जाता है, उसको मिला दिए, मिक्स कर दिए, तो ये पोल्यूशन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलो हाँ ना फटाफट। सर चावल में क्या मिक्स भूसा, हस्क, HUSK, हस्क पता है ना? यस सर। हाँ, तो वो अगर मिला हुआ है, पोल्यूशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति जिसमें हमारा जो रिसोर्स है उसको हम लोग यूज करने लायक नहीं रह जाएगा, वो हम लोग यूज करने लायक नहीं रह जाएगा, वैसे सिचुएशन को बोलेंगे पोल्यूशन, यानी पोल्यूटेड हो गया। ठीक है? हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब पोल्यूशन पहले क्या होता है? द कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन मतलब मिला हुआ नहीं, कंटेमिनेशन का मतलब होता है दूषण, दूषित भोजन, यानी कि वो कंटेमिनेटेड है, स्टेल हो गया है। हाँ, आपका रुक रहा है। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम। यस सर, साउंड रुक के आ रहा है।
नेटवर्क का प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सर माइक तो माइक सब ऑन है, सब कुछ साउंड इधर ठीक जा रहा है, लेकिन इसमें से किसी पार्टिसिपेंट का भी रुक रुक के आ रहा है, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जैसे से नेटवर्क सही रहेगा तो फ्लोलेस होगा, नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत करेगा। तो कंटेमिनेशन का मतलब बता रहे थे। कंटेमिनेशन मतलब दूषित होना, यानी कि आपको जो भी चीज है वो फिर वो यूज करने के लायक नहीं रहेगा। जैसे भोजन है आपका, अभी बरसात का दिन चल रहा है, अभी सुनाई दे रहा है साहब साहब? यस Yes, sir. तो बारिश के मौसम में आप लोग जानते होंगे कि टेम्परेचर जो है वार्म रहता है, न बहुत ज्यादा हाई रहेगा न बहुत लो रहेगा। तो ये जो वार्म टेम्परेचर है ये बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके रिप्रोडक्शन के लिए सबसे सुटेबल होता है, फेवरेबल होता है। इस सीजन में आपको बैक्टीरिया जो है, माइक्रोब्स जो है वो बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस होंगे, और रिप्रोड्यूस होंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होंगे। तो अभी आप देखोगे कि अगर सुबह का बनाया हुआ भोजन है, अगर उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो शाम होते होते वो खराब हो जाएगा, खट्टा टेस्ट आने लगेगा, उसमें जब स्मेल आने लगेगा। तो ये जो है, ये इसका मतलब क्या हुआ? दैट फूड इज नाउ स्टेल और कंटेमिनेटेड, यानी कि अब वो जो भोजन है आपका यूज करने के लायक नहीं है। अगर उसको खाते हैं हम लोग तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है ना। इसी तरह से अब ये भोजन जो हमारा, ये भी रिसोर्स है एनर्जी का, है ना। अब उसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग बोलते हैं। अभी लेसन 6 में हम लोग पढ़े थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। तो इन बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज में से 3 ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि पोल्यूट हो सकते हैं, कंटेमिनेट होते हैं सबसे ज्यादा। वो 3 हैं आपको। सबसे पहला है एयर, नेचुरल रिसोर्स है। दूसरा है वाटर, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। और तीसरा है सॉइल, तो ये सॉइल भी नेचुरल रिसोर्स है आपका। अब ये तीनों जो हैं वो पोल्यूट होते हैं। कैसे होते हैं और क्यों कहेंगे कि वो पोल्यूट हो गए? अब एयर में ऐसा हो, एयर का हम लोग का सबसे अधिक यूज क्या है? Breathing. ब्रीदिंग के लिए। तो ब्रीदिंग के लिए एयर हमारे फिट होना चाहिए, मतलब कि हम ब्रीद करें तो उसमें से प्योर ऑक्सीजन हमको मिले और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करें उसमें मिक्स हो जाए। लेकिन ऐसा अभी समय चल रही है, हम लोग के जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे दादाजी नाना जी लोग बोलेंगे, हम लोग के समय में एकदम साफ हवा रहता था, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होता था, इतना पोल्यूशन नहीं, धुआं आपको रोड पे जाओगे तो आंख में लगता है, वो सब नहीं होता था। तो उनका कहने का मतलब है कि उस समय से और आज के जमाने में हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफी चेंज हो गया है। अभी हम लोग को सांस लेने में, अभी हम लोग छोटे शहर में रह रहे हैं, बड़े शहर में जाओगे, अभी तो कोरोना के चलते मास्क लोग पहन के चल रहे हैं, बड़े शहरों में वैसे भी लोग मास्क पहन के चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। पोल्यूटेड मीन्स व्हाट? कि आप सांस नहीं ले सकते हैं। अगर सांस ले रहे हैं तो आप एयर के साथ साथ, ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी जहरीले सब्सटेंस भी इनहेल कर रहे हैं, और वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा कहीं ना कहीं। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड पोल्यूशन। इस तरह से एयर पोल्यूट हो गया। अब पानी है, दूसरा जो हमारा रिसोर्स है वाटर। तो वाटर का क्या है? अब हम लोग पानी, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, तालाब में से पानी ले आएंगे या कुएं से पानी खींच लेंगे। अब बहुत सारे लोगों के घर पे कुआं होता था, तो वो पानी वो निकालते थे और उसी को पीते थे। आज के डेट में हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं कि कुएं का, तालाब का या नदी का भी पानी पी सकते हैं हम लोग? No, sir. नहीं पी सकते। No, sir. इवन हम लोग के घर पे अगर सप्लाई वाटर आता भी है या चापाकल से भी या मोटर से भी पानी आता है, तो हम लोग फिर आरओ लगा के रखते हैं। वो आरओ से जो पानी मिलता है फिल्टर होकर के, उसको हम लोग पीते हैं। ऐसा सिचुएशन क्यों आया? क्यों? अब जो जमीन के अंदर से पानी, जो मान लो 200 फीट के अंदर से पानी आ रहा है, क्या वो भी पोल्यूट हो चुका है? वो भी गंदा हो चुका है? वो भी गंदा हो चुका है, क्योंकि ये जो हम लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं वो जमीन के अंदर धीरे धीरे डिग्रेड होकर के जाएगा, और जो लेयर वाटर का है नीचे, वहां पे कहीं ना कहीं उसके साथ कांटेक्ट होगा, और वो जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो वाटर में मिक्स होगा।
आपका जो पंप जो खींचेगा पानी नीचे से वो भी थोड़ा बहुत पोल्यूटेड होगा ही, और वो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में हम लोग उस पानी को भी फिल्टर में आरओ या यूवी फिल्टर, जो भी फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, कैंडल फिल्टर, तो उसको यूज करके और पानी को फिल्टर करके तब हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये दूसरा हो गया आपका वाटर पोल्यूशन। अब तीसरा आते हैं, हम लोग थोड़ा सा पोल्यूशन के बारे में टाइप जानेंगे, फिर एयर पोल्यूशन के बारे में मेन थीम जाएंगे। तो जो तीसरा हमारा था नेचुरल रिसोर्स, वो क्या था? और एयर और वाटर के बाद क्या बोले थे? सॉइल। तो पहले के जो हमारे जो पूर्वज लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग के समय में जो फल और सब्जी उगता था एकदम प्योर होता था। अभी वैसा नहीं है। अभी वैसा क्यों नहीं है? क्या चेंजेज आ गया? देखो, ये पूरा जो चैप्टर है पोल्यूशन ना, ये आपका थिंकिंग का कंसेप्ट का है। तो सिर्फ हम ही लेक्चर देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको भी सोच के बोलना होगा क्यों आखिर जो है हमारा जो फल और सब्जी जो है वो पहले की तरह क्वालिटी में नहीं आ रहा है, क्यों वो पोल्यूटेड आ रहा है, क्या कारण हो गया? एनीवन? सर एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर से सर उस सॉइल का कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया। वेरी गुड। तो एक्चुअली होता क्या है कि एक तो जो डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ते जा रहा है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड तो सब चीज का बढ़ेगा, फल हो, सब्जी हो, या जो भी चीज हो, एग्रीकल्चर हो। तो अब जब डिमांड बढ़ेगा तो आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन आपका जमीन तो उतना ही है, वो तो नहीं बढ़ रहा है, वो बल्कि घट रहा है दिनों दिन। अब देखोगे कि जितने एरिया में पहले खेती होती थी वो सब जगह बिल्डिंग बन गया, स्कूल कॉलेज बन गया, रोड बन गया, तो वो लैंड तो कम हो रहा है, खेती की जाती थी, और डिमांड बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह के फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, ये सब केमिकल यूज कर रहे हैं। अब वो केमिकल कहाँ जा रहा है? वो फर्टिलाइजेशन तो बढ़ा दिया, प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो उसका जो बचा हुआ रिमेन्स है उस केमिकल का, सारा तो प्लांट नहीं ना एब्जॉर्ब करेगा, तो जो अब बाकी का जो बचा हुआ केमिकल है वो आपको सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्ब होने से वो सॉइल धीरे धीरे आपका पॉल्यूट हो रहा है। तो जब मिट्टी ही बंजर हो जाएगी, जैसे अभी मान लो कोरोना का चल रहा है, तो अगर किसी माँ को ही कोविड-19 हुआ हो, भगवान न करे, तो उसका जो बच्चा जन्म लेगा तो उसमें भी तो कोविड-19 का जर्म्स रहेगा ही, वायरस रहेगा ही। वही चीज है कि अगर मिट्टी अगर पोल्यूट हो गई, उससे जो प्रोडक्शन आएगा, जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या जो भी चीज उसमें उगेंगे, वो सारे के सारे पोल्यूट ही रहेंगे। तो यही कारण है कि अभी में हम लोग का जो फल और सब्जी है वो पोल्यूटेड ही आपको मिल रहा है। अभी बहुत सारे लोग जो है हर्बल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब बिना कोई फर्टिलाइजर केमिकल यूज किए अपने घर पे छोटा सा अपना बगीचा बना लिया, ऑर्चिड बना करके उसमें फल और सब्जी उगा रहे हैं। तो उनका पोल्यूटेड नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपना मिट्टी को ही टेस्ट करके जो भी अगर पोल्यूशन उसमें केमिकल्स हैं उनको रिमूव कर रहे हैं, और प्योर मिट्टी में, प्योर सॉइल में ही बिना केमिकल यूज किए उसका खेती कर रहे हैं, तो इसलिए उनका पोल्यूटेड नहीं हुआ। तो ये 3 मेन पोल्यूशन हुआ। अब यहाँ देखो पोल्यूशन का डेफिनेशन भी हम लिखे हैं, आप लोग इसको अपने फेयर कॉपी में जरूर नोट करोगे। पोल्यूशन इज व्हाट? इट इज कंटेमिनेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज such as air, water, soil, etc. so that they become unfit for our consumption। यानी कि इतना ज्यादा कंटेमिनेट हो जाते हैं वो कि हमारे यूज के लायक वो फिर नहीं रहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन। अब ये पोल्यूशन के मेनली 3 टाइप्स हम लोग पढ़े, कौन कौन से? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। अब इन पोल्यूशन के अलावा भी कोई पोल्यूशन हैं जो आपको पता हो? इन 3 के अलावा भी कोई पोल्यूशन पता है आपको? बताओ लोग जिसको मालूम है। हाँ बोलो बोलो। नहीं मालूम है इन 3 के अलावा?
साउंड पोल्यूशन का नाम सुना है? हाँ, वेरी गुड। साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन भी बोलते हैं उसको। अब ये नॉइज पोल्यूशन क्या है? जैसे सपोज कि आपके कहीं पे जा रहे हैं किसी पार्टी में, तो एक अनडिजायरेबल साउंड। हाँ, अनडिजायरेबल साउंड, वही बता रहे हैं अभी हम। तो उसमें मान लो कि कहीं आप किसी पार्टी में किसी स्टेज पे जा रहे हो, वहां पे कोई आदमी जो है बांसुरी बजा रहा है, फ्लूट, बहुत खूबसूरत बजा रहा है बांसुरी, तो आपको सुन के कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अब वो बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा है और उसके साथ जो है वो 4-5 लोग सीना कनस्तर ड्राम व्राम सब लेकर के आए, धड़ाम धुड़ुम उससे बजाने लगे, तब कैसा लगेगा? खराब अब लगेगा। तो अंतर इतना ही होता है कि आपकी कानों को, हमारे जो ईयर्स हैं, उनको जो सुनने में अच्छा लगेगा, प्लीजेंट लगेगा, दैट इज म्यूजिक। और जैसे ही उसमें बहुत ज्यादा साउंड और ऐड होते गए, तरह तरह के अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड ऐड होते गए, तो क्या होगा कि फिर वो आपके ईयर्स को अनप्लीजेंट लगने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के साउंड एक साथ आ रहे हैं। वो तब फिर वो साउंड जो है वो म्यूजिक नहीं रह गया, तब वो साउंड हो गया नॉइज। आप थके हुए हैं, शाम में अपना म्यूजिक प्लेयर ऑन किए और एक अच्छा सा मेलोडियस सॉन्ग बजा दिए, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा कानों को राहत मिलेगा, बॉडी को भी राहत मिलेगा। थेरेपी बोलते हैं इसको, म्यूजिक थेरेपी। लेकिन अब उसी में कोई बगल में डीजे बजा दिया, बहुत यंग जनरेशन तो डीजे एंजॉय करते हैं, लेकिन मान लो कि अगर इतना लाउड बजा दिया कि आपको कुछ सुना ही नहीं दे, तो वो कितना भी आप एंजॉय करें, लेकिन कान को अनप्लीजेंट ही लगेगा वो। तो अभी स्थिति क्या है कि हम लोग रोड पे निकलेंगे, 500 गाड़ियां हैं और सारे हॉर्न पे ही हाथ रख के चल रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं रोड पे, जैसे बाइक वाले जो है, खास करके यंग जनरेशन के बच्चे, तो वो रोड पे चलते हैं तो उनको मतलब लगता है कि रोड सिर्फ उन्हीं के लिए बना हुआ है, एकदम खाली हो जाना चाहिए। तो अपना हॉर्न पे पूरा हाथ दिए हुए ही चलते हैं, एकदम कंटिन्यूअस, मतलब भाई खाली कर दो, महाराज जा रहे हैं, उनके लिए रास्ता पूरा खाली कर दिया जाए। अब तो वही एक तो महाराज नहीं अपने आप को समझते हैं, धरती पे महाराज समझने वाले अपने आप को सारे ही हैं उस एज ग्रुप के। तो सारे लोग अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा? रोड पे बहुत ज्यादा नॉइज हो जाएगा, मतलब अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज नॉइज पोल्यूशन। इसके अलावा कहीं पे मान लो कि हाउस का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कोई छड़ काट रहा है, तो कोई मार्बल काट रहा है, कोई अपना लकड़ी का घिस रहा है, तो सारे मशीन चलेगा। किसी घर में मिक्सी चल रहा है, किसी घर में वॉशिंग मशीन चल रहा है, कोई फैक्ट्री से साउंड आ रहा है, और ये सारे साउंड एक साथ मिल जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, वेरी गुड। अब इसके अलावा भी कुछ पोल्यूशन है, वो बता देते हैं, जो कि आज के वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में वो हमारे एफर्ट्स के नतीजा हैं वो। उसमें से एक है प्लास्टिक पोल्यूशन। ये प्लास्टिक पोल्यूशन क्या होता है जी, कोई बता सकता है? Sir, the pollutions from plastics. हाँ, इसमें क्या होता है? प्लास्टिक के जलने से जो धुआं प्रोड्यूस होता है उससे पोल्यूशन। प्लास्टिक को जलने से धुआं, तो प्लास्टिक को जलाएं क्यों? प्लास्टिक को जलने से उस पे आते हैं कि वो डिकम्पोजेबल नहीं होता है। हाँ, वेरी गुड, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके ओके, हो गया, हम आंसर मिल गया। तो प्लास्टिक जो है यही सुनना चाहता था, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं होगा अपने से। तो यानी कि उसको कितना भी साल अगर हम लोग मिट्टी में छोड़ दें तो बोल रहा है, तो कितना भी साल उसको छोड़ दें हम लोग मिट्टी में, तो वो डिकम्पोज होकर के मिट्टी में मिक्स नहीं होगा, वो प्लास्टिक का प्लास्टिक ही रहेगा। तो यानी मिट्टी में दबा के उसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? पानी में बहाएंगे तो पानी में भी डिकम्पोज नहीं होगा। तो डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या होगा? वो जो वाटर बॉडीज हैं, जो उसका जो रास्ता है, जो नालियां हैं, हमारी सीवेज है, उनके रास्ते को, मुहाने को चौक कर देगा, यानी जाम कर देगा। फिर आपको वाटर पोल्यूशन फैलने लगेगा। अब अगर उसको जलाते हैं, तीसरा जो उपाय है हमारा, जलाते हैं उसको, तो जलाएंगे तो क्या होगा कि
क्योंकि वो Air प्लास्टिक बना pollution. हुआ है कार्बन का, Pollution. एयर पोल्यूशन। तो क्यों एयर पोल्यूशन है वो बता रहे हैं हम। तो अभी आप सेकेंड टर्म में जब फाइबर्स पढ़ोगे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, तो आपको पता चलेगा कि जो प्लास्टिक है वो कार्बन के बने होते हैं। अब कार्बन को अगर जलाएंगे एयर में तो क्या कौन सा गैस बनेगा? Carbon CO2. dioxide. Carbon dioxide. डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों जो गैस हैं वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। तो यानी कि प्लास्टिक जो है अपने आप में तो कोई पोल्यूशन नहीं है, लेकिन उस प्लास्टिक के चलते आपको वाटर पोल्यूशन हो सकता है, उस प्लास्टिक के चलते एयर पोल्यूशन हो सकता है, और उस प्लास्टिक के चलते सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है। जैसे प्लास्टिक में हम लोग बहुत सारे चीज लाते हैं जो हार्मफुल केमिकल होता है, अब उसको हम लोग प्लास्टिक अपना काम तो यूज कर लिए, लेकिन उसमें जो रिमेन्स बचा हुआ है उस सब्सटेंस का, जैसे पेंट लाए या कुछ भी, मान लो कोई चूहा मारने वाला दवा ही प्लास्टिक के पॉली बैग में खरीद के लाया और उसको क्या किए, मिट्टी में डाल दिए, दफना दिए, तो वो जो मिट्टी है, सॉइल जो है वो पोल्यूट होगा। वो तो एक प्लास्टिक जो है वो आपको तो उसकी फर्टिलिटी लेस हो जाएगी। हाँ, फर्टिलिटी भी लेस होगी, वही सॉइल पोल्यूशन हुआ। तो आपका जो वो प्लास्टिक है वो तीनों टाइप का पोल्यूशन फैला सकता है, एयर पोल्यूशन भी फैला सकता है, वाटर पोल्यूशन भी फैला सकता है, और साथ ही साथ सॉइल पोल्यूशन भी फैला सकता है। तो ये प्लास्टिक जो है अभी मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेडेक है, क्योंकि इसको हम लोग क्या करें फिर समझ में नहीं आता है। एक और पोल्यूशन है जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में आपको है, जैसे सुनते होंगे आप, कभी न्यूज सुनेंगे कि जापान में जो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, वो कोयले से भी बहुत कम बनती है, क्योंकि कोयला वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है नहीं, और वाटर से भी कम बनती है। तो जापान में बिजली कैसे आती है? जापान में सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है न्यूक्लियर एनर्जी से। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? यूरेनियम का नाम सुना है कभी? यूरेनियम, प्लूटोनियम। यूरेनियम एक मेटल है, प्लूटोनियम भी एक मेटल है, थोरियम है वो भी मेटल है। अब ये तीन मेटल खास क्यों हैं? अच्छा, रेडियम का नाम सुना है कभी? रेडियम का देखा भी होगा लोग। Yes, sir. घड़ी में या कुछ लोग के घर पे वो देखोगे कि चांद सितारे सीलिंग में बेचता है, सब 10-20 रुपए का वो लोग लगा के चिपकाते हैं अपने घर में सीलिंग में कि रात में चांद तारा दिखेगा, है ना? तो रेडियम का क्या खासियत है? सर नाइट में ग्लो करता है। अंधेरे में नाइट में दिखता ग्लो है। करता है। हाँ, वेरी गुड, अंधेरे में ग्लो करता है। तो कभी सोचा है कि क्यों अंधेरे में ग्लो करता है? रेडियम ही क्यों ग्लो करता है? और कोई हमारे घर में तो मेटल है, नॉन मेटल बहुत सारे हैं, कार्बन है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इवन गोल्ड सिल्वर भी है, वो सब ग्लो नहीं करता है। और एक रेडियम जो है, जो छूने पे प्लास्टिक जैसा लगता है, वो क्यों ग्लो करता है? एनीबॉडी? नहीं मालूम? तो चलो हम बताते हैं। रेडियम जो है आपको एक, अभी जैसे 9th क्लास में जाओगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ये जितने हम लोग मेटल का नाम लिए, रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, पैलेडियम, दीज ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है? एक्सरे का नाम सुना है? एक्सरे कभी किसी का ये हो जाता है, टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो लोग जाके एक्सरे कराते हैं। एक्सरे को किसी ने देखा है? एक्सरे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ना, एक्सरे नहीं देखा है। रे मतलब क्या होता है? रे देखे रे मतलब क्या होता है? रे का हिंदी बताओ तो। मैथ सर, किरण, रोशनी, किरण। रोशनी। Sir, नहीं, Kiran. रोशनी नहीं, किरण। किरण, रे मतलब किरण। किरण। तो किरण यानी कि लाइट का एक बीम, है ना? तो आप जो काला रंग का प्लेट देखते हैं वो एक्सरे है, वो रे है? No, sir. तो एक प्लास्टिक का टुकड़ा है? नहीं, Yes, sir. वो एक्चुअली आपका एक्सरे इमेज है। दैट इज नॉट एक्सरे, दैट इज द एक्सरे इमेज ऑफ योर बोन, है ना? वो एक्सरे इमेज कैसे बना? जब आप देखोगे, कभी अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा तो उसको पता होगा। जैसे हमारे प्रथम बाबू का हाल में पैर में हेयर क्रैक हो गया था, फ्रैक्चर।
उनको कोई पता होगा, और आप में से भी किसी को हो सकता है कि हुआ हो। एक मशीन होता है, उसको पूरा डार्क कर दिया जाता है चैम्बर को, और जैसे बटन दबाएंगे तो उसमें से एक रे निकलेगा जो आपको दिखेगा नहीं, और वो जो रे है आपका जो बोन, जहाँ पे डॉक्टर को लगेगा कि यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ होगा, उस पार्ट पे जाएगा, पड़ेगा, और वहाँ उसका जो ऑब्स्टिकल आएगा उसका इमेज बनता है एक प्लेट पे, और वो जो इमेज है उसको देख के डॉक्टर पता करते हैं कि बोन में एक्चुअली फ्रैक्चर है या नहीं है तो किस हद तक है, या हेयर क्रैक है कि क्या है, कि बहुत माइल्ड फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, जो भी है वो उस एक्सरे इमेज को देख के पता करते हैं। एक्सरे इज जस्ट ए रे, ये भी एक रेडियो एक्टिव रे होता है। उस तरह से आपको 3 रे होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, है ना, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये जो 3 रे जो हैं ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और ये जो अभी हम बताए कि आपका रेडियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये सारे एलिमेंट्स में से, सारे मेटल्स में से ये रेज का, अल्फा, बीटा और गामा रेज का ऑटोमेटिक इमिशन होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी अपने आप उसमें से ये रेज निकलते रहते हैं। तो इसीलिए जो ये रेडियम है वो रात में, आप दिन में तो चूंकि आपको पता नहीं चलेगा कि वो ग्लो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जो बाहर का लाइट है वो ज्यादा होता है उस लाइट के इंटेंसिटी से। तो जब रात होता है तो उसमें से जो रे निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा रे, वो जो है आपको दिखाई देता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अंधेरे में वो पता चल जाता है। जैसे आप दिन के लाइट में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, लेकिन रात में दिखाई देता है, क्योंकि दिन में सूर्य की रोशनी के आगे वो छुप जाता है। तो उसी तरह से वो जो रेज है, अल्फा, बीटा और गामा रेज, वो आपको दिखाई देते हैं रात में। तो रेडियम जो घर में लोग लगाते हैं ना, चांद तारे सीलिंग बना करके, उनको नहीं लगाना चाहिए, वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। अल्फा, बीटा और गामा जो रेज है वो तीनों हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो उसी तरह से यूरेनियम है, उस यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ करके और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है, और उस हीट से वाटर को बॉयल किया जाता है। वाटर को बॉयल करने के लिए हीट चाहिए, इसलिए कोयला जलाते हैं। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयला जला करके हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट से आपका वाटर को बॉयल किया जाता है, स्टीम बनाया जाता है, और उस स्टीम के प्रेशर से टरबाइन रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सेम चीज किया जाता है, लेकिन फ्यूल के रूप में वाटर नहीं यूज करके, कोल नहीं यूज करके यूरेनियम को यूज किया जाता है। और यूरेनियम को यूज करने से वो बहुत ज्यादा हीट, 10,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर का हीट प्रोड्यूस होता है, और वो पानी जो है सेकेंड्स में बॉयल हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। अब जो न्यूक्लियर एनर्जी बनता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी बन गया तो अच्छा चीज है, लेकिन इस एनर्जी के बनाने के दौरान जो अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलते हैं, या जो वेस्ट यूरेनियम रॉड्स हैं, उसका क्या किया जाए। वो बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए, पूरे मतलब सिर्फ हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं, प्लांट्स के लिए, जितने एनिमल्स हैं उन सब के लिए हार्मफुल है, सारे लिविंग क्रिएचर के लिए हार्मफुल है, इवन हमारा जो एनवायरनमेंट है, एयर है, उसके लिए भी हार्मफुल है। तो न्यूक्लियर वेस्ट को क्या करें, कहाँ डंप करें, कैसे उसको डिस्ट्रॉय करें, ये एक मेजर प्रॉब्लम है, और इस पोल्यूशन को बोलते हैं न्यूक्लियर पोल्यूशन। समझ में आया? तो हम लोग के 5 पोल्यूशन मेनली हो गए, 5 नहीं 6 पोल्यूशन हो गए, एयर, वाटर, सॉइल, साउंड, प्लास्टिक, एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियर पोल्यूशन। अब आपका ये जो वर्ड है पोल्यूशन, ये आपका जो वर्ड पोल्यूशन है एक लैटिन वर्ड पोलोटियोनियम से बना है। इसका मतलब होता है टू मेक डर्टी, है ना, यानी कि पोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस गेट्स डर्टी, गेट्स कंटेमिनेटेड। और एयर पोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस या द फेनोमेनन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ contamination of air in such a way that it becomes unfit for our consumption. यहाँ पे unfit से कुछ छूट गया है, becomes unfit for our consumption is called air pollution, and the substances यानी जो substance air को pollute करेंगे, that substance are called air pollutants. अब इसके pollutants के example हो गए आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक,
CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे आगे, कल पढ़ेंगे। तो ये जो मेन पोल्यूटेंट्स हैं ये आपको यही सारे हैं। अब ये बताइए कि पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसको हम अभी हटा देते हैं इस स्क्रीन को, आप लोग अपने से बताइए पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, burning of डिफॉरेस्टेशन, deforestation, vehicle, डिफोरेस्टेशन, व्हीकल्स, वेरी गुड। डिफॉरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन हो गया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया, आपको Vehicle. व्हीकल से निकलने वाला Vehicle. धुआं हो गया, और कुछ इन तीनों के अलावा और कोई कुछ ऐड करना चाहता सर है? इंडस्ट्रीज से जो निकलता है उससे पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो गया, और कोई? टाइम हम लोग के पास 1 मिनट बचा हुआ है। Sir, pollution by domestic fuels. डोमेस्टिक फ्यूल हो गया, या जो घर से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है उससे भी हो जाएगा, और कुछ? तो सब तो बोल ही दिए, बचा क्या जी? बचा यूजेस ऑफ हार्मफुल केमिकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज होता है? तो पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन आज आप यस सर हम बताएं। हाँ बताओ। सर हम लोग घर में जो एसी और जैसे Fridge. एसी, फ्रिज, ये सब में यूज होता है। वेरी गुड, वेरी Yes, sir. उससे chlorofluoro. चलो तो देखो, अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है, आज हम लोग इसको यहीं पे खत्म करेंगे, कल कॉज ऑफ पोल्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बोले कि सबसे बड़ा कारण क्या है पोल्यूशन का, पता है क्या है? जो अभी तक कोई नहीं बोला, वो है पॉपुलेशन। Humans. पॉपुलेशन, हमारी जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ इंडिया चाइना की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है इतना रैपिड रेट में, वो सबसे बड़ा फैक्टर है पोल्यूशन का। कैसे है हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी किसी का मैसेज आया है, बाय शिव प्रकाश 8K। शिव प्रकाश बाबू ये बोले थे, समझाए थे कि प्लेटफॉर्म आपस में बाय हाय करने के लिए नहीं है। 40 मिनट हम लोग सिर्फ आपस में बात करेंगे, आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, आप मेरे से बात करेंगे, ठीक है ना? तो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए।